वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड, हिंदी में जिसका नाम है 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे, द्वितीय या फिर सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध। तो यार, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही शीत युद्ध है, तो आगे चलने से पहले एक बार समझ लेते हैं शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। तो देखो, शीत युद्ध दो शब्दों से मिलके बना है, शीत प्लस युद्ध। शीत का मतलब होता है ठंडा, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। तो शीत युद्ध यानी कि ठंडी लड़ाई, जिसको इंग्लिश में कोल्ड वॉर भी बोलते हैं। तो अब ये शीत युद्ध यानी कि ठंडी लड़ाई का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई लड़ाई को हम ठंडा कैसे कह सकते हैं, शीत कैसे कह सकते हैं। तो देखो, शीत युद्ध एक ऐसे तरीके का युद्ध होता है जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जिसमें सामने वाली जो पार्टीज होती है, जिनके बीच में लड़ाई होती है, वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। तो अब ये शीत युद्ध जो है, ये शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो यानी कि इस शब्द को कब बनाया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस शब्द की उत्पत्ति हुई। और इस शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की गैर सैनिक शत्रुता को दिखाने के लिए किया गया। अब ये जो शीत युद्ध था, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो देखो यार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। महाशक्तियां यानी कि जो सुपर पावर देश थे, वो उभर कर आई थी, दो शक्तियां आई थी। तो उसमें एक थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच में जो शत्रुता थी, यानी कि जो दुश्मनी थी, वो गैर सैनिक थी, यानी कि इनकी शत्रुता में सैनिकों का कोई रोल नहीं था। इनकी लड़ाई में कोई सैनिक इनकी तरफ से नहीं लड़ा गया। तो ऐसी लड़ाई को, जिसमें कोई सैनिक इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ऐसी लड़ाई को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और ये जो हमारा शीत युद्ध है, अब इसका टाइम पीरियड कोई पूछने लगे आपसे कि कब से कब तक रहा आपका शीत युद्ध, तो 1945 में ये स्टार्ट हुआ था और 1991 तक, 1945 से 1991 तक ये शीत युद्ध चला था। तो अब चलो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस युद्ध को कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, अखबारों तथा रेडियो के प्रचार के जरिए लड़ा गया। अब ये लाइन हमारी क्या कह रही है, देखो, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो शीत युद्ध हुआ था, इसमें सैनिकों का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से उनके सोल्जर्स आ गए और सोवियत संघ के सोल्जर्स आ रहे, आमने सामने लड़ाइयाँ हो रही है, हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये ऐसी लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में क्या हुआ था, दोनों देश, यानी कि जो दोनों महाशक्तियाँ थी, वो एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से लांछन लगा रहे थे, उनकी बुराइयाँ कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। किसके जरिए, मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो हमारी पेपर मीडिया है, पूरा इनका खूब इस्तेमाल हुआ और मीडिया के जरिए एक दूसरे की बुराई की गई, आलोचना की गई। क्लियर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस युद्ध को कागज के गोलों, यानी कि देखो यहाँ पे कागज के गोलों से मतलब है कि कागज के थ्रू लड़ा गया, पेपर के थ्रू, एक मतलब जो एक दूसरे के जो आलोचना की गई एक दूसरे की, वो कागज के थ्रू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के बर्नार्ड ने 16 अप्रैल 1946 में किया था। तो देखो, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, ये इस युद्ध को, जो ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई को ये नाम किसने दिया कि इसको शीत युद्ध कह देते हैं, तो ये नाम किसने दिया, तो अमेरिका के बर्नार्ड ने ये नाम दिया था इस युद्ध को। और ये नाम कब दिया, 16 अप्रैल 1946 में इन्होंने ये नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेदों का युद्ध था। देखो यार, ये युद्ध था किस बेस पे, यानी कि किस लिए हुआ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में उनके विचारों में जो मतभेद था। अब विचारों में मतभेद कैसे, वो मैं आपको जस्ट अभी नीचे बताने वाली हूँ। तो इन दोनों के विचारों में जो डिफरेंस था, ये युद्ध पूरा उन्हीं डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड था। यानी अमेरिका जो था, ये पूंजीवाद को मानता था और सोवियत संघ जो था, ये साम्यवाद को मानता था। तो इनके विचारों में फ़र्क था
और इन्हीं वैचारिक मतभेदों का जो युद्ध हुआ उसको शीत युद्ध कहते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात पूरी तरीके से। देखो नीचे मैंने लिखा हुआ एक छोटा सा टेबल टाइप बनाया हुआ मैंने कि यहाँ पे शीत युद्ध जो है दो दलों के बीच में हुआ। पश्चिमी दल या फिर जो मित्र देश थे इसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी थे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और भी कई देश थे। तो इस वाले ग्रुप के अंदर ये वाले देश आते हैं और इसका नेतृत्व जो किया वो मेनली अमेरिका ने किया, यानी कि सबसे बड़ा लीडर कौन था इस ग्रुप का? अमेरिका था। अब यहीं पे आते हैं पूर्वी दल की यानी कि ध्रुवीय देशों पे आते हैं। तो इनमें सोवियत संघ पूरा शामिल था। सोवियत संघ के अंदर 13 देशों का ग्रुप था। जो सोवियत संघ था ये एक 13 देशों का पूरा ग्रुप था। तो ये पूरे 13 देश इस वाले ग्रुप की ओर से थे और इसका नेतृत्व जो मेनली किया वो किया रूस ने। अब बात करते हैं विचारधारा की। मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि वैचारिक मतभेद का युद्ध था, इनके इनके विचारों में मतभेद था, इनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। तो अब इनके विचार थे क्या? तो जो पश्चिमी दल वाला ग्रुप था इनका विचार था उदारवादी लोकतंत्र, यानी कि उदारवादी लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे। ये सबसे ऊपर उदारवादी लोकतंत्र को रखते थे। इनका कहना था कि अब जितने जो भी देश है विश्व में हर देश को लोकतंत्र अपना लेना चाहिए। यहीं पे जब पूर्वी दल की बात करते हैं तो जो इनकी विचारधारा थी वो थी साम्यवादी। ये चाहते थे कि विश्व के हर देश में साम्यवाद आ जाए, यानी कि हर देश जो है साम्यवादी विचारधारा को माने। अब लोकतंत्र विचारधारा तो आपको पता ही है, जो आज हमारे देश में भी है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में क्या होता है, पूरा देश मिलके अपना कोई एक प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है, प्रेसिडेंट वगैरह, उसको चुनते हैं। तो उसी को बोल देते हैं जब जनता अपनी मर्जी से अपने किसी लीडर को चुन रही है तो वो तो हो गया लोकतंत्र। यहाँ पर आया साम्यवादी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है। तो इनकी विचारधारा में जो लड़ाई थी वही शीत युद्ध के नाम से जानी गई। तो मेरे ख्याल से अब शीत युद्ध पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखो समझते हैं हम अपनी साम्यवादी विचारधारा को। एक छोटा सा टॉपिक मैंने ऐड किया है। तो देखो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो साम्यवाद है ये एक ऐसे समाज की रचना करता है जिसमें सब बराबर है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। तो साम्यवाद ऐसे समाज की रचना करता है जिसमें हर कोई बराबर है, जहाँ समाज वर्ग विहीन हो, यानी कि समाज को वर्गों में डिवाइड ना किया हुआ हो, कोई जाति वगैरह ना हो। इस विचारधारा के तहत समाज में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। तो देखो इस विचारधारा में ये कहना है कि जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हर किसी के अपना खुद का सामान होता है, ठीक है ना, अपनी खुद की ज़मीन है, खुद का घर है, सब कुछ मतलब निजी सामान है, निजी संपत्ति है। तो ये जो विचारधारा है इसका कहना है समाज में किसी के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। देश का हर कोई संसाधन उसको हर कोई इंसान उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी की निजी नहीं है। इसमें भूमि और सभी संसाधनों पर सबका एक समान हक होता है, जो मैंने आपको बता दिया। और ये विचारधारा लोकतंत्र का विरोध करती है। और ये जो विचारधारा थी इसका मानना था लोकतंत्र वोकतंत्र सब ढकोसले हैं, पूरे देश में या फिर जो भी जगह है वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी यानी कि एक ही राजा होना चाहिए जिसके हिसाब से सब कुछ चले। इनका मानना था देखो हर साल राजा बदलेगा, हर साल पार्टी चेंज होगी, हर साल प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी है चेंज होगा, तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो इनका मानना है कि एक ही पार्टी होनी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से डेवलप कर सके पूरी कंट्री को। तो ये है हमारी साम्यवादी विचारधारा। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के कारण। तो देखो यार, शीत युद्ध के होने के कारण को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। मतभेद यानी कि विवाद है। कोई भी विद्वान किसी एक बात को लेकर मतलब ये नहीं कह सकता कि हाँ ये रीज़न कन्फर्म है जिसकी वजह से शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध को होने के मतलब शीत युद्ध के जो कारण है वो बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध जैसे युद्ध के लिए हालात पैदा किए। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति उसका कारण थी। देखो कुछ विद्वान मानते हैं कि शीत युद्ध का जो कारण थी वो थी 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई वो। तो विद्वानों का मानना था कि ये जो क्रांति हुई इसकी वजह से शीत युद्ध हुआ। तो कुछ का मानना है कि 1945 के सम्मेलन में यानी कि 1945 में कोई मीटिंग हुई, कोई सम्मेलन हुआ जब विश्व राजनीति के भविष्य के बारे में उस पर चर्चा की जा रही थी। यानी उस मीटिंग में क्या चर्चा की जा रही थी कि दुनिया की विश्व की जो राजनीति है उसका भविष्य कैसा होगा। तो कई विद्वानों का मानना है कि ये जो सम्मेलन है
असल में यही शीत युद्ध के होने की जड़ है, यानी कि इसी की वजह से शुरुआत हुई शीत युद्ध की। तो यही कुछ विद्वानों के हिसाब से द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसकी जो समाप्ति हुई, यानी कि जिस कारण से वो खत्म हुआ, वही कारण है शीत युद्ध के होने का। यानी कि जैसे ही इनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म होना ही शीत युद्ध की शुरुआत का कारण है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये सारे सिर्फ इन लोगों के, विद्वानों के अपने हिसाब से इनके मत हैं, इनके विचार हैं, इनमें से कुछ भी कंफर्म नहीं है। शीत युद्ध के होने के बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से शीत युद्ध बढ़ा और ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया उसने। तो अब हम कुछ सामान्य कारण पढ़ने वाले हैं जो हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है हमारा बोल्शेविक क्रांति। तो देखो, 1917 में रूस में हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में जार निकोल्स के शासन का अंत हुआ था और सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य यानी कि साम्यवादी विचारधारा की स्थापना हुई थी। पश्चिमी शक्तियां मध्य यूरोप में साम्यवाद के विकसित होने से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। वे स्टालिन और उसकी साम्यवादी विचारधारा को बहुत खतरनाक मानते थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और उसके साथी नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरे, और यही वैचारिक मतभेद दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध में बदल गए। तो ये पॉइंट क्या कहता है हमारा? तो देखो, हमारा ये पॉइंट कहता है 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जब क्रांति हुई तो रूस में जो जार निकोल्स का शासन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और साम्यवाद यानी कि सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य की स्थापना हो गई थी। यानी कि जो साम्यवाद था उसकी स्थापना हो गई थी रूस में। और रूस के साथ साथ जो साम्यवाद की रचना थी, मतलब जो साम्यवाद का असर था, वो मध्य यूरोप पर भी देखने को मिल रहा था। तो जो पश्चिमी शक्तियाँ थीं, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जितने भी देश थे, ये साम्यवाद को बढ़ता हुआ देख के इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ये अमेरिका और जो उसके दोस्त थे, ये सब साम्यवाद के खिलाफ थे। इन्हें लगता था कि जो साम्यवादी विचारधारा है उससे पूरा जो विश्व है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि बहुत बेकार विचारधारा, इनका ये मानना था। तो जब रूस में साम्यवादी विचारधारा की स्थापना हो गई और मध्य यूरोप में भी साम्यवाद आ गया, तो ये सारी जो शक्तियाँ थी इन्हें बहुत बेचैनी होने लगी, इन्हें अच्छा नहीं फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये स्टालिन, अब स्टालिन कौन है? स्टालिन उस टाइम पे रूस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी शक्तियाँ थी, ये स्टालिन और उसकी साम्यवादी विचारधारा को बहुत ज़्यादा खतरनाक मानते थे। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र और उसके साथी नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ जो है वो पूरी दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरे। क्योंकि अगर देखो, सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर जाता तो पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा फैल जाती। साम्यवादी विचारधारा यानी कि कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, किसी के पास अपने खुद के कोई हक नहीं होते, किसी की कोई खुद की निजी संपत्ति नहीं होती। तो इस तरीके की विचारधारा जो थी वो फैल जाती। तो इसीलिए जितने भी पश्चिमी देश थे ये नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ जो है पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरे। और यही जो इनका वैचारिक मतभेद था, यानी कि इनके विचारों में ये जो विवाद था, मतभेद था दोनों महाशक्तियों के, यही शीत युद्ध में बदल गया। अब जो हमारा नेक्स्ट कारण है वो है परमाणु बम। अब आप सोच रहे होंगे परमाणु बम कैसे कारण बन गया? ये तय हो चुका था कि दोनों महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ मिलकर जापान पर हमला करेंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने रूस को बिना बताए 1945 में जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। इससे सोवियत संघ को ये पता चल गया कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय शक्ति है, यानी कि परमाणु बम है, और इसके सहारे वो देश में अपनी सत्ता चलाएगा। तो देखो क्या हुआ था, दोनों महाशक्तियों के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में ये बात तय हुई थी कि ये दोनों साथ में मिलकर जापान पर बम गिराएंगे। मतलब बम गिराने से मेरा मतलब है कि हमला करेंगे। बम गिराने वाली बात यहाँ पे नहीं थी, ये था कि रूस और अमेरिका जो है ये साथ में मिलकर जापान पर हमला करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये जो अमेरिका था इसने रूस को बिना बताए 1945 में जापान पर बम गिरा दिए। इससे दो चीज़ें सामने आई रूस के सामने। रूस को ये पता लग गया कि अमेरिका उसके साथ नहीं है।
दूसरा, रूस को ये पता लग गया कि अमेरिका अंदर ही अंदर न्यूक्लियर बम जैसे इतने बड़े विस्फोट हथियारों की रचना कर रहा है और उसके पास उन्हें वो अपने पास जमा कर रहा है ताकि जब इसे ज़रूरत पड़े किसी भी देश पर तो ये इन न्यूक्लियर बम्स के थ्रू हमला कर सके। और तीसरा, रूस को ये भी लगने लगा कि अगर अमेरिका के पास ज़्यादा न्यूक्लियर बम हो जाएंगे, यानी कि वो ज़्यादा न्यूक्लियर शक्ति हो जाएगी इसके पास, तो वो इन न्यूक्लियर बम के सहारे दूसरे देशों को डरा धमकाकर अपनी सत्ता चलाएगा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। तो ये जो परमाणु बम था ये भी कहीं ना कहीं कारण बना शीत युद्ध के होने का। नेक्स्ट जो अब हमारा पॉइंट है वो है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। तो देखो इस पॉइंट में हमारे क्या कहा गया है, पहले मैं आपको पॉइंट समझा देती हूँ फिर पढ़ के बताऊंगी। तो देखो क्या था, शीत युद्ध का जब टाइम था तो जो हिटलर था वो जर्मनी से था, ठीक है ना, यानी जर्मन का शासक था। तो इसने क्या किया, इसने पूर्वी क्षेत्र पर और पश्चिमी क्षेत्र पर ये एक साथ दोनों तरफ हमले कर रहा था। यानी कि शीत युद्ध के टाइम पर इसने दो तरफ हमले किए, पूर्वी क्षेत्र पर और पश्चिमी क्षेत्र पर। ये जो जगह थी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूस लड़ रहा था, यानी कि सोवियत संघ जो था वो यहाँ से रूस लड़ रहा था, अकेला वो हिटलर का सामना कर रहा था। और यहाँ पे सारे मित्र देश यानी कि जितने भी पश्चिमी देश थे वो एक दूसरे की मदद करके वो हिटलर का सामना कर रहे थे। तो क्या हुआ, रूस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे उस वक्त स्टालिन। तो स्टालिन ने अमेरिका और दूसरे देशों के सामने यानी कि जो पश्चिमी देश थे इनके सामने ये शर्त रखी कि आप हमारी मदद कर दो, अपनी सेना हमारे साथ भेज दो ताकि हम हिटलर का सामना कर सकें और हिटलर को हरा सकें। लेकिन जो ये मित्र देश थे, अमेरिका था, इन्होंने इसकी मदद करने से मना कर दिया। इन्होंने बोला हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी, अपने आप देखो। तो इससे क्या हुआ, स्टालिन को एक बात समझ आ गई, उसके दिमाग में ये बात फिक्स हो गई कि कहीं ना कहीं अमेरिका और जो पश्चिमी देश है, दूसरे देश हैं, वो ये चाहते हैं कि रूस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखो हिटलर उस वक्त पे काफ़ी बड़े खतरनाक शासक थे। तो इसीलिए स्टालिन को ऐसा लगा कि ये लोग चाहते हैं कि मैं जो मेरा देश है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न था वो यही था कि स्टालिन जो था वो चाहता था कि जो ये जो देश हैं ये इनके साथ मिलकर हिटलर पर दूसरे मोर्चे से हमला करे, यानी कि दूसरी तरफ से हमला करे। लेकिन ऐसा दूसरे देशों ने, मित्र देशों ने नहीं किया और स्टालिन को बात समझ आ गई कि ये लोग चाहते हैं कि रूस कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाए और इन लोगों को खुशी होगी अगर रूस ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक कारण बना शीत युद्ध के होने का, क्योंकि अब रूस के यानी कि स्टालिन के मन में इन देशों के प्रति वो आ गई, मतलब नफरत पैदा हो गई। तो पॉइंट पढ़ते हैं अपना। शीत युद्ध के समय हिटलर ने दो क्षेत्रों में लड़ाई शुरू कर दी। पूर्वी क्षेत्र में केवल सोवियत संघ हिटलर से लड़ रहा था और पश्चिमी क्षेत्र में सारे पश्चिमी देश जो थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, ये सब एक साथ मिलकर हिटलर का सामना कर रहे थे। स्टालिन ने पश्चिमी देशों से अपनी सेना में जुड़ने के लिए कहा ताकि सोवियत संघ का जो दबाव है वो कम हो जाए, यानी कि उसे जो प्रेशर पड़ रहा था, अकेला वो लड़ रहा था, तो उसका प्रेशर कम हो जाता और उसकी मदद भी हो जाती। लेकिन जो पश्चिमी देश थे उसकी इस शर्त को ठुकराते रहे, यानी कि उन्होंने मना कर दिया, जिससे स्टालिन को ये समझ आ गया कि जो पश्चिमी देश है वो रूस को यानी कि सोवियत संघ को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं। और ये भी एक कारण बना शीत युद्ध के होने का। तो थर्ड वाला जो रीज़न है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ रीज़न की। तो फोर्थ रीज़न है चर्चिल का फुलटन भाषण। तो ये चर्चिल कौन है, ये उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और इन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी फुलटन में। तो जो इनकी स्पीच थी ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनी शीत युद्ध के होने का। तो ऐसा इन्होंने क्या बोल दिया था, तो चलो पढ़ते हैं। तो जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने फुलटन के भाषण में कहा, स्टालिन और उसका साम्यवाद मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि इन्होंने रूस के राष्ट्रपति और उनकी जो विचारधारा थी साम्यवाद, उसको मानव जाति के लिए यानी कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। तो जिससे क्या हुआ, स्टालिन यानी कि जो रूस था उसके मन में ब्रिटेन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई कि मतलब ये मेरे बारे में ऐसे भाषण कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो और ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। तो इन सब जो स्पीच वगैरह हुई इससे रूस और ज़्यादा भड़क गया
और जो कई विद्वान हैं वो आज भी इस स्पीच को, इस भाषण को शीत युद्ध का कारण मानते हैं। उनका मानना है कि जो शीत युद्ध हुआ उसमें एक बहुत बड़ी जो घी डालने का काम किया ना, वो चर्चिल के इस वाली स्पीच ने किया कि पहले ही रूस जो था वो नाराज़ था अमेरिका वगैरह से, लेकिन इसने और एक ऐसी स्पीच कर दी तो वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो हमारा 5th पॉइंट है, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग। तो देखो ये क्या था, अमेरिका और पश्चिमी देश जब भी सोवियत संघ के सामने कोई भी प्रस्ताव रखते कि मतलब कोई भी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ये अपनी बात रख रहे हैं सोवियत संघ के आगे, रूस के आगे, ये जितने भी 13 देश थे इन सब के आगे अपने प्रस्ताव रख रहे थे, अपने विचार रख रहे थे, तो सोवियत संघ उसे बार बार खारिज करने के लिए वीटो पावर का यूज करता था। वीटो पावर यानी कि देखो एक ऐसी पावर क्या होती है, एक ग्रुप होता है जिसमें देश उसको एक वोट करने का अधिकार होता है, तो ये जो वोट हो जाती है ये हो जाती है वीटो। अब वीटो पावर का क्या हुआ, ये क्या होती है, तो अगर किसी भी टॉपिक पे इनके बीच में बात चल रही है और कोई एक देश भी आकर कह दे कि नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, अपनी उस वोट का इस्तेमाल कर ले, अपनी उस वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले, तो वो बात वहीं के वहीं खारिज हो जाती है, वो बात आगे नहीं बढ़ती। तो इसी पावर का इस्तेमाल किया सोवियत संघ ने बार बार अमेरिका और पश्चिमी देश के प्रस्तावों को खारिज करने के लिए, उन्हें बेकार करने के लिए। तो जिसके कारण क्या हुआ, जो पश्चिमी देश थे वो सोवियत संघ की आलोचना करने लग गए, यानी कि उनके मन में भी सोवियत संघ को लेकर कड़वाहट पैदा हो गई, वो उसकी बुराई करने लगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो ये भी एक कारण बना इस तरीके से शीत युद्ध के होने का। अब एक नेक्स्ट कारण देखते हैं अपना, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार करना भी इस युद्ध का एक अहम कारण था। देखो क्या हुआ, सोवियत संघ जो है वो अमेरिका के खिलाफ प्रचार प्रसार करता था, अपनी मीडिया में उसको बुरा भला बोलता था अमेरिका को, तो जिससे क्या हुआ अमेरिका भी इसके आलोचना करने लग गई, इसके खिलाफ बुरा बुरा बोलने लग गई अपनी मीडिया में। तो ये भी एक कारण बना शीत युद्ध के होने का। यार आप किसकी बुराई कर रहे हो तो वो भी तो सामने से आपको पलट के जवाब देगा ना, तो वही वाला काम हुआ, सोवियत संघ ने इसकी बुराई की, अमेरिका वहाँ से बुराई कर रहा है। ईरान और टर्की, अब ये भी एक कारण था शीत युद्ध के होने का। अब चलो देखते हैं कैसे। पहले की शर्तों के अनुसार सोवियत सेना का लंबे समय से ईरान और टर्की में कब्जा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी जब सोवियत सेना वहां से नहीं हटाई गई तो अमेरिका को ये संदेह यानी कि शक हुआ कि सोवियत रूस इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव और साम्यवाद बढ़ाना चाहता है, तो जिसकी वजह से शीत युद्ध में और घी डल गया और बिगड़ गया वो। तो क्या हुआ देखो, पहले कोई शर्त हुई होगी देशों के बीच में कि जो सोवियत सेना है वो ईरान और टर्की में अपना कब्जा कर लेगी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो दूसरे देशों ने सोवियत सेना से वहाँ से हटने के लिए कहा। उन्होंने बोला कि अब युद्ध खत्म हो चुका है, अब आप हट जाओ। लेकिन जो रूस थी, जो सोवियत सेना थी, उन्होंने वहाँ से हटने से मना कर दिया कि नहीं हम नहीं हटेंगे। तो इससे अमेरिका के मन में एक शक पैदा हो गया। अब उसे ऐसा लगा कि सोवियत सेना ने यहाँ से हटने से मना कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन क्षेत्रों पे अपना कब्जा करना चाहता है, इन्हें अपना बनाना चाहता है, इनमें साम्यवाद का बढ़ावा करना चाहता है। तो इसी वजह से अमेरिका और जो सोवियत रूस था, सोवियत संघ था, इनके बीच में और तनातनी हो गई और ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई। तो ये भी एक कारण बना शीत युद्ध के होने का। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा रीज़न है वो है युद्धोत्तर, यानी कि युद्ध के बाद के उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर का मतलब होता है युद्ध के बाद वाले जो इनके उद्देश्य थे, इनके एम्स थे, उनमें फ़र्क था। देखो कैसे, भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यानी कि रूस यूरोप को अपने में मिलाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी देश सोवियत संघ को सीमित करने में अड़े थे और वो रूस का विस्तार नहीं चाहते थे। जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने जब रूस पे हमला कर दिया था तो अब क्या चाहता था, रूस चाहता था, सोवियत संघ चाहता था कि यूरोप जो है ना वो इसमें आके मिल जाए। किसमें? रूस में, कि रूस अपने अंदर यूरोप के किसी एक हिस्से को मिला ले, जिससे क्या होगा, अगर भविष्य में इन फ्यूचर कभी जर्मनी या फिर कोई भी दूसरा देश रूस पे हमला करता है तो यानी इसके साथ साथ यूरोप पे भी हमला होगा, और अगर यूरोप पे हमला होगा तो जितने भी पश्चिमी देश है, जितने भी पश्चिमी देश है वो इनकी मदद के लिए आगे आएंगे। तो अपनी सुरक्षा के नज़रिए से, अपने फ़ायदे के लिए रूस चाहता था कि यूरोप को अपने में मिला ले, लेकिन जो पश्चिमी देश थे वो इस बात पर अड़े रहे
कि सोवियत संघ को जो है सीमित कर दिया जाए, यानी कि रूस जितना है उतना का उतना रहे, वो अपना विस्तार ना कर सके, अपने अंदर किसी देश को मिला ना सके, अपने आप को बढ़ा ना सके। तो पश्चिमी देश इस बात पर अड़े रहे। और ये जो इनके उद्देश्य में अंतर था कि ये तो चाहता था मैं यूरोप को मिला लूँ, ये चाहते थे इसके अंदर अब कोई भी देश ना मिल जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना शीत युद्ध के और बड़े लेवल पे बढ़ने का। तो ये तो थे हमारे कारण शीत युद्ध के होने के। अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास, कि शीत युद्ध की वृद्धि कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। तो देखो, शीत युद्ध की जो वृद्धि थी वो कई चरणों में हुई। हम ऐसे करके टोटल 7 चरण पढ़ने वाले हैं जिनमें शीत युद्ध हुआ। तो पहले हम देखेंगे अपना प्रथम चरण। तो जो हमारा पहला चरण था वो 1947 से 1950 तक हुआ। देखो यार, आप गूगल पे देखोगे, दूसरी बुक्स देखोगे, तो हर बुक अपना कोई डिफरेंट टाइम पीरियड बता रही है। कोई 1946 से बताता है, तो कोई अलग डिफरेंट टाइम बताता है। लेकिन जो आपकी सी बुक वगैरह फॉलो करती है, मैंने आपको वो टाइम पीरियड लिखवाया है 1947 से 50 तक। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखो हमारे प्रथम चरण का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रूमैन का सिद्धांत। तो जो ट्रूमैन का सिद्धांत है, शीत युद्ध की शुरुआत इसी से मानी जाती है। तो ट्रूमैन का सिद्धांत शुरुआती शीत युद्ध का आरंभ था, यानी कि शुरुआत किससे हुई थी? ट्रूमैन के सिद्धांत से। ये 5 जून 1947 को इस सिद्धांत की घोषणा की गई। इसे मार्शल योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रूमैन का जो सिद्धांत था इसे मार्शल योजना भी कहा जाता है। अब ये ट्रूमैन का सिद्धांत, ये ट्रूमैन की नीति कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये था क्या, इसका काम क्या था, इसे क्यों बनाया गया? तो ये जो नीति या फिर सिद्धांत था, इसे साम्यवाद के विस्तार यानी कि फैलाव को रोकने के लिए बनाया गया था। अब ट्रूमैन कौन है? ट्रूमैन उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो चाहते थे कि जो साम्यवाद है उसका विस्तार ना हो सके, तो उसके विस्तार को रोकने के लिए उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया था, ट्रूमैन का सिद्धांत। इस नीति के तहत ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो यूरोप का पुनर्निर्माण और उसकी बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता था। देखो क्या हुआ था यार, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद यूरोप के बहुत बुरे हालात हो गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो गई, बहुत कुछ हुआ। तो यूरोप को दोबारा से बनाना और उसकी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी उसको सुधारना चाहते थे ट्रूमैन। और वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? ताकि पश्चिमी यूरोप में जो गरीबी से लाचार लोग थे, जिन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, रहने के लिए घर नहीं था, तो जो वो बेचारे लाचार लोग थे, कहीं वो गलती से साम्यवाद के रास्ते पर ना चले जाए, यानी कि कहीं वो साम्यवाद को ना अपना ले। तो इस डर से जो ट्रूमैन थे उन्होंने यूरोप की मदद करनी चाहिए। इन शॉर्ट बात यही है, ट्रूमैन का सिद्धांत था रूस के फैलाव को रोकना, यानी कि साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए ये सिद्धांत बनाया गया था। और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए कि जो देश थोड़े गरीब है, जिनकी शक्ति थोड़ी कम है, उन्हें सैनिक सहायता दी गई और उन्हें पैसे भी दिए गए। तो इस सिद्धांत का पालन करते हुए साम्यवाद को कम करने के लिए अमेरिका ने ग्रीस और तुर्की की भी आर्थिक मदद की। उस टाइम पे ग्रीस और तुर्की भी काफ़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। तो अगर देखो ऐसा होता, कोई देश अगर गरीब होता, मतलब गरीब से मेरा मतलब है यहाँ पर कमज़ोर, अगर कोई देश कमज़ोर है तो दूसरा देश उसका फ़ायदा उठा उस पर कब्ज़ा कर सकता है। तो ये हालत यहाँ पर समझी गई और अमेरिका ने इन देशों की मदद की। क्यों? ताकि रूस इन पर अपना कब्ज़ा ना कर सके। अगर रूस कब्ज़ा कर लेता तो उसका साम्यवाद का विस्तार हो जाता, वो फैल जाता, वो इन देशों में भी साम्यवादी विचारधारा चला देता। इस चरण में रूस ने बर्लिन से अपनी सेना को वापस बुलाने से मना कर दिया था। अब देखो यार, एक बर्लिन की दीवार करके एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बर्लिन में हुआ था। वो वाला मुद्दा आप सब पढ़ लेना। अगर यहाँ पे मैं अब बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो पूरा मुद्दा था आप इसे पढ़ लेना। तो इसमें क्या हुआ था, रूस ने बर्लिन से अपनी सेना को बुलाने में कि वापस हटाने के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं हटा रहा, मेरी सेना वहीं रहेगी, वो हिस्सा मेरा है। तो जिसने शीत युद्ध को और ज़्यादा उग्र बना दिया, यानी कि जिसकी वजह से शीत युद्ध और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि दूसरे देशों ने जो थे उन्होंने बोला कि अपनी सेना को हटा लो, तो रूस ने मना कर दी। तो इससे क्या हुआ, सब देशों के बीच में कड़वाहट पैदा हो गई और बर्लिन की पूरी तरीके से जो रूस था, सोवियत रूस था, उसने बर्लिन को पूरी तरीके से उसके नाकाबंदा कर दी, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक दीवार खड़ी कर दी, अपनी सेना लगा दी, पूरी तरीके से उसकी नाकेबंदी कर दी गई। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देखो यार, रूस ने वहाँ बर्लिन को पूरी तरीके से घेरेबंद कर दिया,
तो अब क्या हुआ 1949 में, जिसके परिणाम स्वरूप नाटो की स्थापना की गई। अमेरिका ने अपना एक संगठन बनाया नाटो, और इसके साथ साथ क्या हुआ, नाटो की स्थापना तो हो ही गई, चीन में 30 सालों तक चलने वाले जो पूरी सिविल वॉर थी, सिविल युद्ध था, उसकी भी शुरुआत हो गई पहले चरण में। और इसके जो नेतृत्व किया था वो साम्यवादियों ने किया था, और ये जो पूरी सिविल वॉर थी, सिविल युद्ध था, ये 30 सालों तक चला। और इन सब का असर एशिया के कार्यकलाप यानी कि दूसरे कामों पर भी देखने को मिला। एशिया पर भी पूरी तरीके से इसका असर इसके काम पर भी देखने को मिला। अब देखो यहाँ पर एक ट्रूमैन का सिद्धांत है, तो उसे मैं छोटा सा थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख के लाई थी आप लोगों के लिए, भले ही मैंने वहाँ पे पढ़ा दी है। तो देखो, शीत युद्ध के टाइम सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। इसे रोकथाम की नीति या फिर मार्शल योजना भी कहा जाता है। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा बनाया गया था, और इस नीति के तहत अमेरिका ऐसे देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान कर रहा था जिन्हें साम्यवाद का खतरा था, यानी कि जिन पे साम्यवाद अपना कब्जा कर सकता था, तो ऐसे देशों की मदद कर रहा था अमेरिका। क्लियर हो गया। अब आते हैं नाटो पे। तो नाटो जो है 30 देश, आज के टाइम पे इसमें 30 देश शामिल हैं, यानी कि 30 देशों का एक ग्रुप बन चुका है। प्रमुख जो है इसमें वो है अमेरिका, की स्थापना मेनली अमेरिका ने की थी। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, वॉशिंगटन में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आज के टाइम पे कहाँ पे है नाटो का, वो बेल्जियम में है। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और शुरुआत में इसमें 12 सदस्य थे, आज के टाइम पे 30 है, शुरू में 12 थे। अब ये संगठन है किस लिए, ये संगठन बनाया गया कि हम सब देश आपस में मिल गए, अब हमने फ्रेंडशिप कर ली। ऐसा होता है ना कि अगर आपके फ्रेंड को अब कोई टीज कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, उसे कोई मार पीट रहा है, तो बाकी सारे दोस्त आते हैं ना साथ में मिलके कि ए तू मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है, उसे भगाते हैं, उसका सामना करते हैं। तो यही हुआ कि अमेरिका ने बोला और दूसरे देशों ने बोला कि अगर हम में से किसी पर भी कोई दूसरा देश हमला करता है या कुछ भी करता है, तो हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। तो यही था पूरा नाटो संगठन। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रथम चरण खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने द्वितीय चरण पे। तो जो द्वितीय चरण था, इसका टाइम पीरियड है 1950 से 1953 तक, जो भी हुआ वो सब द्वितीय चरण में आ जाता है। इस चरण की जो शुरुआत हुई वो कोरिया संकट से हुई। मैंने बताया जो प्रथम चरण था उसकी शुरुआत ट्रूमैन के सिद्धांत से हुई थी, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो कोरिया संकट से हुई है, जिसने शीत युद्ध को यूरोप के बाहरी हिस्सों में भी ला दिया था। अब देखो कोरिया, अब ये जो कोरिया संकट आ गया था, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अब शीत युद्ध यूरोप में ही नहीं, अब वो बाहर निकल चुका है, वो कोरिया जैसे दूसरे देशों में भी पहुंच चुका है। तो अब देखो कोरिया संकट था क्या, तो ये 1951 में हुआ था ये कोरिया संकट। इसमें जो उत्तर कोरिया था उसने रूस और चीन से मदद लेकर, यानी कि उनकी सेना लेकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी कि अब हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे। तो उत्तर कोरिया के साथ मिल गए थे रूस और चीन, और दक्षिण कोरिया के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की घोषणा कर दी। फिर यूएनओ की मदद से अमेरिका ने दक्षिण कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया है इसको सैन्य मदद भेजी, यानी कि अपने सैनिक दक्षिण कोरिया में भेजे ताकि ये इन लोगों के खिलाफ लड़ सकें। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अमेरिका तो भाई रूस के पूरी तरीके से खिलाफ है। ऐसा होता है ना कि दोस्त हैं, अब मुझे या फिर इस वाले दोस्त को इससे मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से नफरत है, तो अब इसके जितने भी दोस्त होंगे 4-5 जितने भी, वो सब मिलकर इससे नफरत करेंगे। होता है ना। तो अब अगर ये किसी और का साथ दे रहा है तो यार नफरत तो ये सब पूरी तरीके से कर रहा है, भले ये किसका भी साथ दे, तो क्या ये उसके खिलाफ नहीं हो जाएंगे। तो अब रूस ने उत्तर कोरिया का साथ दिया, तो इसी तरीके से अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ हो गया और उसने दक्षिण कोरिया के अंदर अपनी सेना भेज दी कि जाओ तुम उत्तर कोरिया के खिलाफ युद्ध लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पे ये वाला सीन हुआ। तो यूएनओ की मदद से अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को अपनी सैन्य मदद भेजी, और एंड में क्या हुआ, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है इन दोनों ने मिलकर 1953 में एक शांति संधि पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर किए और युद्ध खत्म कर दिया।
इसी चरण में सोवियत संघ ने परमाणु बम का परीक्षण कर अमेरिका के साथ बराबरी करने की कोशिश की। यानी कि द्वितीय चरण में सोवियत संघ ने अपने खुद के न्यूक्लियर बम बनाए, उनकी सारी जांच पड़ताल की, उनके परीक्षण किए, उन्हें चलाकर देखा और अमेरिका के साथ बराबरी करने की कोशिश की। अब दोनों शक्तियां जो थी यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, अब इन दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों मतलब परमाणु हथियार थे। अब ये दोनों शक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न हो गई थी। ये था हमारा दूसरा चरण। अब हम देखेंगे अपना तीसरा चरण। तो हमारे तीसरे चरण का टाइम पीरियड क्या है? 1953 से 57। देखो, पहले चरण की शुरुआत ट्रूमैन सिद्धांत से हुई थी। दूसरे की जो शुरुआत थी वो कोरिया संकट से हुई थी। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण की जो शुरुआत हुई वो 1953 में स्टालिन की मृत्यु से मानी जाती है। कब से? स्टालिन की मृत्यु से। कि जो रूस का जो उस टाइम पे राष्ट्रपति था, या फिर मैं बोलूँ सोवियत संघ का जो अध्यक्ष था, पूरे सोवियत संघ का अध्यक्ष स्टालिन था। तो जब स्टालिन की मृत्यु हो गई तो तीसरा चरण तभी से शुरू माना जाता है। स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता खुश्रेव जो है उन्होंने पदभार संभाला, यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति बने नए वो निकिता खुश्रेव बने और उन्होंने सोवियत संघ में स्टालिन के विचारों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे काम किए। यानी कि उन्होंने कोशिश की कि जो सोवियत संघ का पूरा 13 देशों का जो ग्रुप था, इन्होंने कोशिश की कि उन ग्रुप में से स्टालिन की जो इतनी भड़काऊ विचारधारा थी वो एकदम से पूरे खिलाफ थे अमेरिका के और पश्चिमी देशों के। तो इन्होंने कोशिश की कि इन सब देशों के मन में से वो जहर निकाला जाए। तो इन्होंने उसके लिए बहुत सारे काम किए। इनका विचार था दोनों महाशक्तियों के बीच में शत्रुता को कम करना। यानी कि ये चाहते थे कि जो सोवियत संघ है और जो अमेरिका वगैरह दूसरी महाशक्तियाँ हैं, इनके बीच में जो नफरत थी उसको कम कर दिया जाए, दुश्मनी को कम किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जो आशाएं थी वो जल्दी खत्म हो गई, पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो इस चरण में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो ट्रूमैन थे उनका स्थान राष्ट्रपति आइनशावर ने ले लिया था। यानी कि देखो, वहाँ स्टालिन की मृत्यु हो गई और स्टालिन की जगह खुश्रोव आ गए। यहाँ पर ट्रूमैन की जगह इन्होंने आइनशावर ने ले ली। तो जो आइनशावर थे इन्होंने साम्यवादी विचारधारा से लोगों को आज़ाद कराने के लिए टकराहट की नीति यानी कि ट्रूमैन का सिद्धांत को एक बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया अपना बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ तो देखो, जो खुश्रोव थे वो चाहते थे कि दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शत्रुता है, दुश्मनी है, वो कम होए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो आइनशावर राष्ट्रपति बने, इन्होंने अपने ट्रूमैन के सिद्धांत को बहुत बड़े लेवल पर यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि किसी भी तरीके से इन्होंने ये ठाना कि मुझे चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, अपना बदला लेने के लिए मैं रूस को फलने फूलने नहीं दूंगा, मैं साम्यवाद का विस्तार बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो इन्होंने ये वाली विचार जो था इन्होंने ये अपना लिया। शीत युद्ध का जो असर था वो एशिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिला, जैसे कि भारत, चीन और वियतनाम, इन पर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला शीत युद्ध का। इस चरण में पश्चिमी देशों और जर्मनी के बीच वार्सा की संधि भी हुई। यानी जो हमारा तीसरा चरण था इसमें जो ये पश्चिमी देश थे अमेरिका वगैरह और जर्मनी के बीच में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं वार्सा की संधि। तो ये जो संधि हुई थी ये 1919 में हुई थी, यानी कि 1919 में ये संधि हुई थी। अब इस संधि में ऐसा था क्या? देखो यार, ये जो वार्सा की संधि थी, इस संधि में जो पश्चिमी देश थे यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने पूरी तरीके से शीत युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब जर्मनी में उस टाइम कौन था? हिटलर। तो इन्होंने पूरी तरीके से हिटलर को, जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि जो पूरा युद्ध हुआ है ये जर्मनी की वजह से हुआ है। तो इस संधि की वजह से जर्मनी का विभाजन कर दिया गया, यानी कि विभाजन हो गया। जर्मनी दो हिस्सों में बट गई, पूर्वी और पश्चिमी। इन दो हिस्सों में जर्मनी को बांट दिया गया। जर्मनी की सेना का जो आकार था वो सीमित कर दिया गया, यानी कि इसे बोल दिया गया आप केवल 10,000, 15,000, जितने भी इन्होंने बताया कि आप सिर्फ इतनी ही सेना रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते। जर्मनी पे बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना थोपा गया कि आपकी वजह से जो दूसरे देशों को इतना नुकसान हुआ है आप उसे भुगतो, आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरे तरीके से भी जुर्माना दिया कि आपको इन्हें इतना सामान देना पड़ेगा, कोयला वगैरह, बहुत सारे जुर्माने थोप दिए गए जर्मनी के ऊपर। इस संधि के तहत यूरोप का जो मानचित्र था वो पूरी तरीके से बदल दिया गया। क्यों?
वार्सा की संधि जो थी उसमें जर्मनी का विभाजन हो गया, तो जो मैप था पूरा उसमें जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया, कोई किसी में कोई किसी में, तो पूरा मानचित्र ही यानी कि पूरा मैप ही चेंज हो गया। तो ये जो संधि थी ये ऐसे हुई। और ये वाली जो संधि थी ना, मैं बता देती हूँ, वार्सा की जो संधि थी, जर्मन के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो ना चाहते हुए उन्होंने बहुत मजबूरी में जाकर उन्होंने इस संधि को साइन किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस चरण में बगदाद पैक्ट, एक और संधि आई जिसको बगदाद पैक्ट के नाम से जाना गया। 1955 में इसको साइन किया गया था। तो ये भी सामने आया, जिसे बाद में सेंटो के नाम से जाना गया। बगदाद पैक्ट को ही बाद में सेंटो का नाम दे दिया गया। और इससे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में सियाटो था। देखो पहले, अब बाद में सेंटो आ गया था, लेकिन सेंटो से पहले एक सियाटो नाम की संधि थी जो थी, लेकिन अब कौन सी संधि आ गई थी? सेंटो, यानी कि बगदाद पैक्ट। अब ये क्या है? सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम इसको सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, केंद्रीय संधि संगठन, या फिर मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी मध्य पूर्व संधि, या फिर इसको बगदाद पैक्ट भी बोला जाता है। ये 3 इसके नाम हैं, शॉर्ट में इसको सेंटो बोलते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। इन 5 देशों ने इसकी स्थापना मिलकर की थी और जिसका हेडक्वार्टर था वो अंकारा में है। और इसे बनाया क्यों गया? तो साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए। ये देश चाहते थे कि हमारे अंदर साम्यवाद ना आ जाए, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये संधि की थी। और अमेरिका ने इस संधि की वित्तीय सहायता, यानी कि इन्होंने इस संधि के लिए पैसे दिए थे। वो सामने से इस संधि में नहीं जुड़ा, लेकिन इसकी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती थी, अमेरिका इसमें पूरी तरीके से शामिल होता था और पैसों से भी मदद करता था। 1959 में इराक ने इस संधि से इस्तीफा दे दिया और 1979 में सेंटो जो संधि थी ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। और ये खत्म क्यों हुई? क्योंकि जो इसका मोटिव था साम्यवाद को रोकने का, इसके प्रभाव को रोकने का, ये वो नहीं कर पाए थे, ये साम्यवाद के प्रभाव को नहीं रोक पाए थे। उस वजह से ये वाली जो संधि थी ये खत्म हो गई थी 1979 में। अब हम देखेंगे चौथा चरण, ठीक है ना, शीत युद्ध का चौथा चरण। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1957 से 1962 तक। तो इस चरण में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस चरण को मेनली 2 उन घटनाओं के लिए ही जाना जाता है। पहला, तो जो दोनों महाशक्तियां थी वो साथ में आ गई, यानी कि इनका सह अस्तित्व हो गया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सह अस्तित्व हो गया, ये दोनों साथ में आ गई। दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो सामने आया इस चरण में। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। 1962 का जो क्यूबा संकट था वो बहुत खतरनाक था, जिसमें पहली बार जो दोनों महाशक्तियां थी, मतलब जितनी भी महाशक्तियां थी, इन्होंने आमने सामने लड़ाई के लिए ये तैयार हो गई थी। इन्होंने बोला कि मतलब कोई क्यूबा का साथ दे रहा था, कोई दूसरे देश का साथ दे रहा था, कि सोवियत संघ किसी और का साथ दे रहा है, अमेरिका क्यूबा का। इस तरीके से इन महाशक्तियों में ये हो गया कि अभी आमने सामने से लड़ेंगे। देखो अभी तक बात चल रही थी शीत युद्ध की, कि सैनिक सामने नहीं आए थे किसी भी देश के लड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विचारों के थ्रू लड़ाई चल रही थी, मीडिया के थ्रू एक दूसरे की बुराई हो रही थी, ये सब। लेकिन अब पहली बार ये बात हुई, ये दोनों महाशक्तियां तैयार हो गई आमने सामने की लड़ाई के लिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी, देखो इस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो गए थे, जो हो गए थे कैनेडी, और सोवियत रूस के राष्ट्रपति खुशरोव ने लड़ाई से पहले ही आपस में सहमति कर ली, यानी कि इन्होंने एक रजामंदी हो गई इन दोनों के बीच में कि हाँ ठीक है हम नहीं लड़ेंगे। अब वो क्या रजामंदी थी, क्या सहमति हुई थी, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो देखो ये हुआ था, जो खुशरोव थे, रूस के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो क्यूबा से अपने मिसाइल अड्डे हटा लेंगे, यानी कि वो क्यूबा की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो इसके बदले में उन्होंने अमेरिका से ये चाहा कि अमेरिका भी क्यूबा पर हमला ना करे। अमेरिका क्यूबा के खिलाफ दूसरे देश की तरफ से लड़ रहा था और रूस क्यूबा के साथ लड़ रहा था। तो यहाँ पर ये बात हुई, इन दोनों देशों ने, इन दोनों महाशक्तियों ने लड़ाई होने से पहले ही आपस में सहमति कर ली कि खुशरोव ने कहा मैं अपने मिसाइल अड्डे डालूंगा, तुम इस पर हमला मत करना। तो इसीलिए इन दोनों का जो है सह अस्तित्व, यानी कि ये दोनों एक साथ में आ गए थे। तो ये था हमारा चौथा चरण। अब हम देखेंगे अपना 5वां चरण। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1962 से 69 तक। 1962, तो ये जो देखो 1962 वाला जो ये सन था, ये जो टाइम था,
ये एक साथ आने का भी टाइम था, यानी कि वो दोनों देश 1962 में तो एक साथ आए थे क्यूबा संकट के टाइम पे, और प्रतियोगिता का भी समय था, यानी कि दोनों देशों में कंपटीशन लगा हुआ था परमाणु हथियारों में वृद्धि करने की, किसके पास कितने ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो इस चीज़ की भी कंपटीशन था दोनों महाशक्तियों के बीच में। अब कुछ नए राष्ट्र भी सामने आए, कुछ नए देश आए परमाणु हथियारों की दिशा में, वो भी सामने आए, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब इन देशों ने भी परमाणु हथियारों को बनाना, इन्हें जमा करना शुरू कर दिया था। तो परमाणु हथियार मानवता और शांति के लिए खतरा बन चुके थे। ऐसा माना गया कि अगर हर देश अपने पास बहुत सारे परमाणु हथियार इकट्ठे कर लेगा, बनाता जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत, मानवता और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि जरा सी लड़ाई हुई और दूसरे देश ने एक देश पर परमाणु हथियार फेंक दिया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। परमाणु हथियारों के वातावरण में परीक्षण पर रोक लगाने के लिए 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी PTBT को लागू किया गया, यानी कि एक ट्रीटी बनाई गई जिसका नाम था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसे 1963 में बनाया गया। क्यों? इस ट्रीटी के थ्रू देशों पर रोक लगाई गई कि आप एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे, उन्हें चेक नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटी ये थी। दूसरा, एक और संधि बनाई गई NPT, जो थी परमाणु अप्रसार संधि। तो ये संधि ने बोला कि आप अब परमाणु हथियारों की वृद्धि को रोकेंगे, यानी कि जो आप ये जमा करते जा रहे हैं, अब आप परमाणु हथियारों को जमा नहीं करेंगे। अब इसमें खुसरो ने शांति का संदेश दिया। खुसरो ने दिखाया कि ठीक है, मैं मान गया, मैं और ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ये जो परमाणु बम है मैं अब इनका परीक्षण भी नहीं करूंगा। तो शांति का संदेश देते हुए खुसरो अमेरिका के दौरे पर गया। नेक्स्ट है अब हमारा छठा चरण। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1969 से 78 तक ये रहा, और इस चरण को द्विदांत के रूप में जाना जाता है। द्विदांत यानी कि क्या? तनाव की समाप्ति। यानी कि इस चरण में जो तनाव था दोनों महाशक्तियों के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में, उस तनाव की समाप्ति हो रही थी, वो तनाव खत्म हो रहा था। तो इस चरण को द्विदांत के रूप में जाना जाता है। तनाव की समाप्ति कैसे हुई, यानी कि अब इन दोनों के बीच में तनाव खत्म कैसे हुआ? सह अस्तित्व, यानी कि दोनों देश अमेरिका और रूस में मतलब एक दूसरे के साथ आ गए थे क्यूबा टाइम पे, और फिर उन्होंने शांति संदेश देने के लिए दौरे पे भी गया। तो अब इन दोनों के बीच में जो तनाव था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ और चीन में, देखो यार, अमेरिका और रूस के बीच में तनाव खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी कि रूस और चीन में वैचारिक मतभेद सामने आने लगे। अभी तक इन्हीं का युद्ध खत्म नहीं हुआ था, अब यहाँ चीन भी खड़ा हो गया, और इसको बोला गया सीनो सोवियत मतभेद। इनके बीच में जो मतभेद थे उनको बोला गया सीनो सोवियत मतभेद। देखो, अमेरिका और रूस के रिश्ते जहाँ थोड़े से सुधर रहे थे, तो सोवियत संघ और चीन के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। सोवियत संघ और चीन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे यार, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी एक छोटे से मुद्दे को लेकर इनमें ये लड़ाई छिड़ गई। अब वो मुद्दा क्या था? छोटी सी सीमा को लेकर, यानी कि इन दोनों की कोई सीमा होगी, एक छोटी सी बॉर्डर को लेकर, बाउंड्री को लेकर, सीमा को लेकर इनके बीच में एक लड़ाई हुई। अमेरिका और रूस में तनाव खत्म होने के बावजूद, देखो कहने को तो अमेरिका और रूस के बीच में तनाव खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दोनों देश थे ये स्थानीय मतभेद में हस्तक्षेप करते थे। यानी कि जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था, 1978 में अंगोला में जो युद्ध हुआ था, तो ये उन युद्धों में अपना हस्तक्षेप करते थे, इंटरफेयर करते थे, मतलब सामने से एक दूसरे को नहीं बोलते थे, अब दूसरे युद्धों के थ्रू, मतलब दूसरे देशों के थ्रू अपनी दुश्मनी दिखाते थे। नेक्स्ट है अब हमारा सातवां चरण। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1979 से 1987 तक। इसको नया शीत युद्ध भी कहते हैं। सातवां चरण जो 1979 से 87 तक रहा, इस टाइम पीरियड को नया शीत युद्ध भी कहते हैं, न्यू कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? इस चरण में शीत युद्ध में बहुत सारे बदलाव देखे गए, जिसकी वजह से इतिहासकारों ने इसे न्यू कोल्ड वॉर का नाम दे दिया। नए शीत युद्ध की जो शुरुआत थी सोवियत संघ द्वारा अधिग्रहित अफगानिस्तान से हुई। यानी कि अगर आप बोलो कि न्यू कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो देखो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले रखा था, उस पर कब्जा किया हुआ था, तो अफगानिस्तान से इसकी
शुरुआत हुई। नए शीत युद्ध के दौरान बड़े बड़े शस्त्र यानी कि बड़े बड़े हथियारों की दौड़ लग गई, यानी कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है, मेरे पास ज़्यादा है, तो इस तरीके की कंपटीशन लग गया। तो जो अंतरिक्ष तक पहुंच गए, यानी कि अब क्या हुआ, उन्होंने रॉकेट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, ऐसी मिसाइलें बनाई जो अंतरिक्ष में भी जा रही हैं और अपने देश को बचा सकती हैं। तो ये जो था ये अंतरिक्ष तक पहुंच गई ये ऐसी मिसाइलें। तो जिस वजह से इस टाइम पीरियड को, न्यू शीत युद्ध को, स्टार वॉर नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्टार वॉर। स्टार यानी कि स्टार्स कहाँ पे होते हैं? गैलेक्सी में होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, स्पेस में होते हैं। तो जिसकी वजह से इसको स्टार वॉर यानी कि लड़ाई, अंतरिक्ष में जो लड़ाई पहुंच गई है उसको स्टार वॉर का नाम दिया गया। और ये नाम किसने दिया? अमेरिका के प्रेसिडेंट रीगन ने। तो उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हो गए थे, रीगन हो गए थे, तो उन्होंने ये नाम दिया। अमेरिका द्वारा रूस की जमकर आलोचना की गई। अब देखो यार, अमेरिका ने रूस की बहुत ज़्यादा बुराइयां की, आलोचना की कि उसने अफ़गानिस्तान पर ऐसे कब्जा किया हुआ है, ये वो, बहुत जमकर बुराई की, बहुत उसका प्रचार प्रसार करके इज्जत ही उतार दी एक तरीके से। तो रूस भी पीछे नहीं रहा, रूस ने भी अमेरिका की खूब बुराइयां की, खूब उसके खिलाफ अपने प्रचार प्रसार किए। 1980 में मॉस्को में आयोजित ओलंपिक खेल, देखो क्या हुआ, 1980 में मॉस्को यानी कि मॉस्को में ओलंपिक खेल जो थे वो आयोजित किए गए। अब मॉस्को का है, वो रूस में है। तो अमेरिका ने इनका बहिष्कार कर दिया कि नहीं, हमारे देश से कोई खेलने नहीं जाएगा, हम नहीं जा रहे। इसी तरीके से सेम 1984 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स को आयोजित किया गया तो रूस ने जाने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अब जब वो हमारे देश में नहीं आए, हम क्यों जाए उनके पास, हम भी नहीं जा रहे। तो इस तरह ये जो नया शीत युद्ध था ये 1987 तक जारी रहा। अब हम देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति। आप बोलो शीत युद्ध खत्म कब हुआ, या फिर आप बोलो साम्यवाद का पतन, एक ही बात हो गई। तो देखो, साम्यवाद की जो पतन की शुरुआत थी वो पोलैंड में ट्रेड यूनियन द्वारा की गई थी, हड़ताल से हुई। किसने की? पोलैंड में ट्रेड यूनियन की हड़ताल द्वारा। पोलैंड में एक ट्रेड यूनियन थी, इन्होंने साम्यवाद के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर हड़ताल छेड़ दी, ये इसके खिलाफ हो गए। अब उनका उद्देश्य क्या था ये हड़ताल करने का? वो उस समय पे जो मौजूद एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। क्या था कि पोलैंड पे एक पार्टी थी जिसने पूरी तरीके से शासन किया हुआ था पूरे देश पे। तो ये चाहते थे कि हमारे देश में भी चुनाव हो, डेमोक्रेसी हो। ये क्या है, मतलब एक ही कम्युनिस्ट पार्टी हर साल शासन करती है और अपनी मनमाजी करती है। देखो यार, अगर किसी पार्टी को अपने हारने का डर ना हो ना, कि मतलब उसे पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनता खुश रहे ना रहे, उनके बेनिफिट के लिए कुछ किया जाए ना किया जाए, मैं तो अपनी सीट पे फिक्स हूँ ना, तो फिर वो क्या करता है, वो जनता की भलाई को नज़रअंदाज करने लगते हैं। तो यही पोलैंड के साथ भी हुआ और इसी वजह से जो अमेरिका था वो साम्यवाद के खिलाफ भी था। बात तो सही है। तो 1989 में सोवियत सरकार चुनाव कराने के लिए मान गई। कब? 1989 में इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम चुनाव कराने के लिए मान गए। तो जो उसी साल जून में 1989 में जून में चुनाव हुए थे, अब उसमें ट्रेड यूनियन और ये जो साम्यवाद की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी। ट्रेड यूनियन जो थी वो भारी बहुमत से जीत गई, इसे ज़्यादा वोट्स मिले, तो इसने भारी जीत हासिल की, जिसकी वजह से साम्यवाद का जो था वो बहुत शांति से पतन हो गया पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में ख़त्म हो गई साम्यवाद। अब कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ ये जो लहर चली थी ये पूर्वी यूरोप में भी फैल गई। अब यूरोप भी कम्युनिस्ट पार्टी का, साम्यवाद का विरोध करने लग गया, जिससे कि क्या हुआ, जर्मनी फिर से एक हो गया। जैसे ही साम्यवाद का पतन हुआ तो जर्मनी फिर से एक हो गया। पहले वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, अब वो फिर से एक हो गया और 25 दिसंबर 1991 को साम्यवादी शासन का पूरी तरीके से पतन हो गया। यानी कि डेट जो है 25 दिसंबर 1991 में साम्यवादी पार्टी शासन जो था वो पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो गया। और जब साम्यवादी ख़त्म हो गया तो फिर काय का सोवियत, वो शीत युद्ध। तो जब सोवियत संघ के साथ साथ शीत युद्ध भी खत्म हो गया, उसका भी एंडिंग हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, यानी कि जो शीत युद्ध हुआ था अब उसका इंटरनेशनल राजनीति पर क्या असर देखने को मिला। तो शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को उतना ही प्रभावित किया जितना दोनों विश्व युद्धों ने किया था। देखो, जो हमारे उससे पहले वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था राजनीति पर, दुनिया की राजनीति पर। तो शीत युद्ध का भी उतना ही असर देखने को मिला।
तो अब कुछ मुख्य प्रभाव डाले शीत युद्ध ने। अब वो क्या थे? पहला, तीसरी दुनिया के देश असुरक्षित महसूस करने लगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तीसरी दुनिया के देश से क्या मतलब है? यानी कि विकासशील देश। एक तो होते हैं विकसित देश, एक है विकासशील देश। तो विकासशील देशों को तीसरी दुनिया का देश कहा गया। तो जितने भी विकसित देश थे, बड़े बड़े देश थे, इन्होंने परमाणु बम इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, तीसरी दुनिया के जो देश थे वो अपने आप को अनसेफ फील करने लगे थे। उन्हें लगता था जरा सा हमने किसी को कुछ कहा, जरा सी कुछ बात हुई, अगर दूसरा देश हमसे नाराज़ हो गया तो वो हम पे हमला कर देगा परमाणु बम से। तो ये जो खतरा था, ये जो डर था, ये उनके जहन में बैठ गया। दूसरा जो है वो है WTO का निर्माण। तो WTO का निर्माण हुआ। अब जिसका काम क्या था? विकास और व्यापार करने के लिए विकासशील देशों का समर्थन करना। WTO का निर्माण किया गया और इसको ये सोचकर इसका निर्माण किया गया कि अब ये जितने भी विकासशील देश हैं इनकी हेल्प करेगा, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी मदद करेगा, ताकि ये अपना विकास कर सके और अपना व्यापार कर सकें। तो इनकी हेल्प करने के लिए WTO का निर्माण किया गया। तो ये एक और संस्था आ गई थी विश्व राजनीति में। दूसरा मतलब थर्ड पॉइंट है, शीत युद्ध ने विश्व के विभाजन को खत्म कर दिया था। देखो क्या हुआ, जब शीत युद्ध था तो जो देश था, मतलब जो पूरी एक तरीके से पूरी दुनिया थी, वो दो हिस्सों में बट गई। धुरी और वो जो मित्र देश थे, सब एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर एक तरीके से पूरे ग्रुप बन गया था। विश्व जो था वो दो हिस्सों में बट गया था। जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ तो जो वो दो हिस्से थे वो भी खत्म हो गए। तो शीत युद्ध ने विश्व के विभाजन को भी खत्म कर दिया था। तो ये भी एक असर देखने को मिला। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, उसका विघटन हो गया था और नए संयुक्त राष्ट्र आ गया था। मतलब जो अमेरिका था वो एक महाशक्ति के रूप में उभर गया था, वो एक नया संयुक्त राष्ट्र बन गया था और इसका नाम दिया गया नए पैक्स अमेरिका। तो इसको नए पैक्स अमेरिका के नाम से जाना जाता है, नए संयुक्त राष्ट्र को। तो अमेरिका जो था वो महाशक्ति के रूप में उभर गया था और उसकी जो विचारधारा थी, पूंजीवाद की विचारधारा, वो पूरे विश्व में फैल गई। यानी जो लोकतंत्र वाले था वो पूरे विश्व में फैल गई। उसके बाद एक और आया NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखो इससे पहले जो है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला रहे थे विकासशील देश। ये इनका क्या था कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, यानी कि जो दो ग्रुप्स बने थे कि हम किसी भी ग्रुप को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी भी ग्रुप में ऐड ऑन नहीं होंगे। तो इन्होंने ये एक आंदोलन चलाया था गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी ग्रुप में ना जाना। तो अब ये जो आंदोलन था इस पर सवाल उठने लगे थे। तो जो विश्व राजनीति थी अब वो इस आंदोलन पर सवाल उठाने लगी थी कि ये आंदोलन कहाँ तक सही था या फिर जो भी था, अब इस पर सवाल उठने लगे थे। तो ये कुछ प्रभाव पड़े शीत युद्ध के इंटरनेशनल राजनीति पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। तो ये जो हमारा टॉपिक था, पूरा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next video.